भारत का इतिहास। यह धरती केवल एक भूखंड नहीं, यह समय के सीने में धड़कती हुई एक सभ्यता है। इसकी कहानी किसी एक किताब में नहीं, बल्कि सिंधु की प्राचीन ईंटों, वेदों की ऋचाओं, किलों की टूटी दीवारों और करोड़ों लोगों की स्मृतियों में जिंदा है। यह भारत की कहानी है, भाग 1, सभ्यता का प्रथम सूर्योदय। आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया का बड़ा हिस्सा अज्ञान के अंधेरे में था, तब सिंधु नदी के किनारे ज्ञान का एक सूरज उगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी नगर योजनाएं समय को मात देती एक अद्भुत कल्पना थीं। सुव्यवस्थित सड़कें, 2 मंजिला घर, विशाल अन्न भंडार और दुनिया की सबसे उन्नत जल निकासी प्रणाली। यह केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक विचार था। यहाँ के व्यापारी सुदूर मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे, लेकिन समय की लहरें सब कुछ बदल देती हैं। यह महान नगरीय सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त हो गई और भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया, वैदिक युग। भाग 2, ज्ञान और दर्शन का युग। यह वो दौर था जब भारत की आत्मा को गढ़ा जा रहा था। सरस्वती के तट पर वेदों की रचना हुई, जिसने ज्ञान और दर्शन की पहली किरणें बिखेरी। उपनिषदों ने ब्रह्मांड और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर से पर्दा उठाया। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों ने त्याग, धर्म, कर्तव्य और न्याय के वो आदर्श स्थापित किए जो आज भी भारतीय जनमानस का हिस्सा हैं। इसी काल में लोहे के उपयोग ने कृषि में क्रांति ला दी और जनपदों की नींव पड़ी। भाग 3, अखंड भारत का स्वप्न। समय के साथ छोटे छोटे जनपद महाजनपदों में बदल गए, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। इसी भूमि पर आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोया और पहले विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। विश्व विजेता सिकंदर के सपनों को चूर करने के बाद मौर्यों की शक्ति का परचम लहराया। इसी वंश में सम्राट अशोक हुए, जिन्होंने कलिंग युद्ध के रक्तपात को देखकर शस्त्र त्याग दिए और बौद्ध धर्म के शांति और धम्म के संदेश को पूरे एशिया में फैलाया। भाग 4, भारत का स्वर्णकाल। मौर्यों के पतन के बाद भारत ने गुप्त साम्राज्य के दौर में अपना स्वर्ण युग देखा। यह केवल राजनैतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक चेतना का शिखर था। सम्राट समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में कला, साहित्य और विज्ञान ने अभूतपूर्व ऊंचाइयां छुईं। इसी दौर में आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य और दशमलव का सिद्धांत दिया और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी अमर कृतियों की रचना की। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय ज्ञान का वैश्विक केंद्र बना। दक्षिण की शौर्य गाथा। जब उत्तर भारत में नए साम्राज्य बन और बिगड़ रहे थे, तब दक्षिण में चोल, पल्लव और चालुक्य वंश अपनी कला और शौर्य की अद्भुत कहानी लिख रहे थे। चोल वंश ने अपनी नौसेना के बल पर श्रीलंका से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक अपने व्यापार और संस्कृति का प्रभाव फैलाया। उनके बनाए गए भव्य मंदिर, जैसे तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, आज भी भारत के वास्तुशिल्प का गौरव हैं। आघात और विदेशी शासन का आरंभ। उत्तर पश्चिम से उठे विनाशकारी बवंडरों ने भारत की आत्मा पर गहरा आघात किया। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी जैसे आक्रमणकारियों ने न केवल यहाँ की संपत्ति को लूटा, बल्कि ज्ञान के केंद्रों और सांस्कृतिक प्रतीकों को भी ध्वस्त किया। इसके बाद स्थापित हुई दिल्ली सल्तनत भारत पर विदेशी शासन का एक लंबा और अंधकारपूर्ण अध्याय थी। इस पूरे दौर में भारतीय परंपराओं को दबाकर एक बाहरी और विदेशी संस्कृति को थोपने का निरंतर प्रयास किया गया, जिससे समाज में एक स्थायी टकराव और स्वधर्म की रक्षा के लिए प्रतिरोध का जन्म हुआ। मुगल आधिपत्य और सांस्कृतिक दमन। 1526 में पानीपत के मैदान पर भारत ने एक और आक्रांता का सामना किया। बाबर ने यहाँ मुगल वंश के विदेशी शासन की नींव डाली, जिसने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बाबर के बाद अकबर ने इस विदेशी सत्ता को भारत में स्थापित करने का काम किया। उसने अपने साम्राज्य को फैलाने और भारतीय प्रतिरोध को कुचलने के लिए क्रूर सैन्य अभियानों के साथ साथ कई राजनीतिक चालों का भी सहारा लिया। उसकी नीतियां चाहे जैसी भी दिखी हों, उनका एकमात्र लक्ष्य
भारत की मूल संस्कृति पर एक विदेशी ढांचे को मढ़कर अपने आधिपत्य को स्थायी बनाना था। जहांगीर और शाहजहां के दौर में भी ये दमनकारी आधिपत्य कायम रहा। इस काल में बने भव्य मकबरे और इमारतें भारत के ही संसाधनों पर खड़े किए गए विदेशी सत्ता और अहंकार के प्रतीक थे। औरंगजेब के समय इस शासन का असली चरित्र पूरी तरह उजागर हो गया। उसकी धार्मिक कट्टरता और मंदिरों के व्यापक विध्वंस ने पूरे देश में प्रतिरोध की उस ज्वाला को भड़का दिया जिसने अंततः इस आक्रांता साम्राज्य को भस्म कर दिया। भाग 8 स्वदेशी शक्तियों का अभ्युदय। मुगलों के अत्याचार और दमन के विरुद्ध भारत की आत्मा ने फिर हुंकार भरी। दक्कन की भूमि से छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में हिंदवी स्वराज का तूफान उठा जिसने विदेशी शासन की जड़ों पर प्रहार किया। उनकी युद्ध नीति और कुशल प्रशासन ने भारत को अपनी शक्ति का पुनः स्मरण कराया। वहीं उत्तर में गुरुओं के बलिदान से प्रेरित होकर सिख खालसा एक अजेय शक्ति के रूप में उभरी जिसने आक्रांताओं को पंजाब की धरती से खदेड़ने के लिए लंबा संघर्ष किया। ये केवल विद्रोह नहीं थे, ये अपनी संस्कृति और स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने के पवित्र यज्ञ थे। भाग 10 स्वतंत्रता की पहली ज्वाला। 1857 में बैरकपुर छावनी से उठी एक चिंगारी पूरे उत्तर और मध्य भारत में विद्रोह की महाज्वाला बन गई। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर जैसे वीरों ने आज़ादी के उस सपने को जगाया जिसे मरना नहीं था। ये संग्राम भले ही कुचल दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी और आने वाले स्वतंत्रता आंदोलन की आधारशिला रखी। भाग 11 राष्ट्र का पुनर्जागरण। 1857 के बाद भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। अब लड़ाई शस्त्रों से ज्यादा विचारों की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने राजनीतिक चेतना को एक मंच दिया। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया और असहयोग आंदोलन से ब्रिटिश साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। वहीं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान से आजादी की आग को कभी बुझने नहीं दिया। भाग 12 स्वतंत्रता और विभाजन का दंश। सदियों की पराधीनता के बाद 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि भारत आजाद हुआ, लेकिन यह स्वतंत्रता अपने साथ विभाजन का असहनीय दर्द भी लेकर आई। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक में लाखों लोग अपनी ही भूमि पर शरणार्थी बन गए। नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराया और भारत ने एक नए भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाया। भाग 13 आधुनिक भारत की रचना। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना। संविधान ने करोड़ों भारतीयों को बराबरी और न्याय का अधिकार दिया। इसके बाद की कहानी चुनौतियों और उपलब्धियों की है। हरित क्रांति से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी तक भारत ने हर क्षेत्र में दुनिया में अपनी जगह बनाई। आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की सूची नहीं, ये जिजीविषा की, यानी हर आघात के बाद फिर से उठ खड़े होने की कहानी है। ये एक बहती हुई नदी है जो हर मोड़ पर खुद को नया करती है। एक ऐसी कहानी जो अतीत में जड़ी है लेकिन भविष्य की ओर देख रही है। एक ऐसी गाथा जो अनंत है।